नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोदी कैबिनेट से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जो अपडेट इस वक्त है, 8 जुलाई के दिन सुबह को 10:30 बजे नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज मंगलवार है और गुरुवार के दिन नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और इस नए कैबिनेट में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात कि अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से भी कई चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 4 से 5 चेहरे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर दिल्ली में सियासत गर्म हो गई है, सियासी हलचल जारी है। जेपी नड्डा ने संभावित मंत्रियों को फोन करके दिल्ली बुला लिया है। तो ये एक नियम होता है कि जो संभावित मंत्री होते हैं उन तमाम लोगों को फोन कॉल जाता है पार्टी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, और उन सभी लोगों को दिल्ली में मौजूद रहने को कहा जाता है। तो ये है संभावित मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से आते हैं और असम से सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, पहले भी सेंटर में मंत्री हुआ करते थे, फिर उनको असम में मुख्यमंत्री बनाया गया, एक बार फिर से उनको सेंटर लाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल से शांतनु, निश्चित प्रमाणिक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी जगह मिल सकती है नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। एलजेपी के पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ अलग हुए। जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह, इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये वो संभावित नाम है जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में आपको नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नाम है। ये देखिए, जेडीयू जो सरकार को समर्थन तो दे रही है लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, ये वो दल हैं। वाईएसआर कांग्रेस की तो अगर हम बात करें तो जगन की पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती है, उनको जगह मिल सकती है। तो ये वो दल हैं और इन्हीं दलों में से आपको नजर आएंगे वो नेता जो नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल होंगे। जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, इसके साथ वाईएसआर, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, उनके भी कुछ सदस्य, कम से कम एक सीट तो उनको कैबिनेट में जरूर मिल सकती है। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल का भी नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। तो विशेष तौर पर अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां अगले साल चुनाव होंगे। तो 2022, उसके बाद 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होंगे तो उन राज्यों को जरूर साधने की कोशिश होगी। जातिगत समीकरण के साथ साथ मंत्रियों और दलों को भी साधने की कोशिश यहां पर सरकार जरूर करेगी। तो इस वक्त जो अपडेट है, जो बड़ी खबर यही है कि 8 तारीख को सुबह के 10:30 बजे नरेंद्र मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को हो सकता है बाहर किया जाए या फिर कुछ मंत्रालयों में फेरबदल हो, किसी को प्रमोट किया जा सकता है, किसी को डिमोट किया जा सकता है। हालांकि अभी आज की स्थिति में अगर कहें तो कुल मिलाकर 28 मंत्री के पद खाली हैं, 28 मंत्रियों की कुर्सी खाली है। और आज एक थावरचंद गहलोत की बात करें जो केंद्रीय मंत्री थे, उनको अब राज्यपाल बना दिया गया, तो 29 की संख्या हो गई है। तो कुल मिलाकर 20 से ऊपर, 20-22 के करीब नए मंत्री आपको 8 तारीख को नजर आएंगे। चलिए देखिए, नारायण राणे, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र नारायण राणे के साथ साथ मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, असम से सर्बानंद सोनोवाल हैं, इनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। निश्चित प्रमाणिक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम, और इस वक्त इनको राज्यसभा लाया गया है और उसी वक्त से माना जा रहा था कि जब से राज्यसभा आए हैं कि इनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस, जेडीयू से आरसीपी सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये वो संभावित और बड़े नाम है। इस वक्त मेरे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। ब्रजेश, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में
विस्तार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक चीज तो जरूर किया है कि आप बहुत ज्यादा आप आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आकलन होता है वो झूठा अमून गलत साबित होता है। लेकिन ये माना जा सकता है कि जिन राज्यों में 2022-23 में चुनाव हैं उन राज्यों को साधने की कोशिश केंद्र सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे। अहम बात यह है कि फैक्टर को, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर को साध करके इस बार मोदी कैबिनेट में उनको जगह दी जाएगी, जिससे कम से कम आगे आने वाले जो मोदी कैबिनेट में उनको जगह दी जाएगी, जिससे कम से कम आगे आने वाले जो चुनाव हैं, 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, वहां पर बेहतर तरीके से मदद मिल सके। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी कुछ चेहरों को इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तराखंड से भी 2 नाम ऐसे हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट का, इनमें से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल है, रीता बहुगुणा जोशी है, इसके साथ जफर इस्लाम हैं, ऐसे करके कई ऐसे नाम हैं, अनिल जैन है, जिनके नाम जो है यहाँ पर चर्चाओं में चल रहे हैं कि जिनको यहाँ से भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही हो रही है कि एक तो जिन राज्यों में पहले चुनाव है वहां पर उनको मैनेज किया जाए, और इसके साथ ही जो अपनी सहयोगी दल है, क्योंकि लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि सहयोगी दलों को दरकिनार किया गया है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी से संजय निषाद लगातार ये कह रहे हैं कि उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसे में प्रवीण निषाद के नाम की चर्चाएं भी हो रही हैं कि उनके बेटे प्रवीण निषाद को भी क्या मौका मिलेगा। तो इस तरह के तमाम ऐसी चीजें हैं, एक तो अपने सहयोगी दलों को साधना, फिर उसके बाद जाति और सामाजिक समीकरणों को जो है सेट करना, ये इस वक्त जो है मोदी मंत्रिमंडल की प्रायोरिटी है और इसी को लेकर माथापच्ची चल रही है। बिहार में अगर देखा जाए तो जेडीयू से मंत्री बनना लगभग तय माने जा रहे हैं। जेडीयू से 2 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो मंत्री पद के लिए आगे आ सकते हैं, जो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर के है। लोक जनशक्ति पार्टी में किस खेमे का मंत्रिमंडल में शामिल होगा। चिराग पासवान अलग अपनी उम्मीद लगे बैठे हैं, पारसनाथ अपनी अलग बना के रखें। अब इसमें से कौन होगा ये देखने वाली बात होगी, किसको ये वहां से रिस्पांस मिलता है ये समझने वाली बात होगी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिल सकता है। महाराष्ट्र में भी लगातार निगाहें लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये अभी तक पत्ते खुले नहीं हैं, लेकिन बीजेपी अनप्रेडिक्टेबल होती है हमेशा से, कब क्या करेगी किसी को नहीं मालूम होता। जिस तरीके की पिछले 1 सप्ताह से खिचड़ी पक रही है शिवसेना को लेकर के, जो एक नरम रुख बीजेपी का दिखाई दे रहा है, बीजेपी के साथ साथ शिवसेना का भी नरम रुख बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। इससे कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की थी, जिसको संजय राउत ने व्यक्तिगत संबंधों की मुलाकात कही थी और कहा था कि उनके संबंध बहुत पुराने हैं। तो कल अभी अगर देखा जाए तो पता चला इस पर महाराष्ट्र पे काफी सियासत हुई, लेकिन संजय राउत लगातार इसको डिफेंड करते रहे कि क्या जो है सरकार बदल जाने से या दूसरे विपक्ष में चले जाने से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो ये रिश्ते कहीं रिफ्लेक्ट ना हो जाए मंत्रिमंडल में, ये एक बड़ी कवायद है। तो इस तरह के तमाम ऐसी कसमकस हैं जिस पर अभी सबकी निगाहें हैं कि आखिर किसे चेहरा मिले, कौन चेहरा बनेगा, किसकी लुटिया डूबेगी। क्योंकि 20 मंत्री ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो में बदलाव भी हो सकता है। 20 मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं, कई को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकते हैं, कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को महत्वहीन किया जा सकता है। तो ये सारे जो समीकरण हैं, ये समीकरण अब सेट हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि संभवतः परसों इस पर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उसमें 15 से 20 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि 28 मंत्रिमंडल में अभी लोगों को जगह दी जा सकती है। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 15 से 20 लोगों को जगह मिलने के आसार हैं। हर एक राज्य से इसका प्रतिनिधित्व मिल सकता है और जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर खास करके फोकस है कि वहां के समीकरणों को सेट किया जाए। वहां पर कोई जो एक पर्सनालिटी है जो बड़े वोट बैंक को साध सकती है, उसको यहां पर मंत्रिमंडल में लाया जाए। तो ये उस कड़ी का हिस्सा है, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है, लगातार बैठकों के दौर जारी है। आज शाम प्रधानमंत्री एक बार फिर बैठक करेंगे अपनी मंत्रिमंडल के प्रमुख सहयोगियों के साथ और उनके साथ चर्चा करके आखिरी नाम फाइनलाइज करेंगे। वहां बीएल संतोष की और अमित शाह के बीच में भी बातचीत लगातार जारी है, क्योंकि बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रमण कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जाकर के 2-2 बार 3-3 दिन तक रहे, उन्होंने वहां की नब्ज टटोली है। किसको चलिए ब्रिजेश, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें कई मंत्रियों को प्रमोट किया जा सकता है, कई मंत्रियों को डिमोट किया जा सकता है और कई नए चेहरे भी आपको नजर आ सकते हैं। इस बीच
एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो सकती है अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच गठबंधन संभव है और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हो, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव और राज्यसभा के जो सांसद संजय सिंह उनके बीच मुलाकात हुई थी, लखनऊ में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात को लेकर कई सारे मायने निकाले जा रहे थे। अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए उनके द्वार खुले हुए हैं। उसको लेकर वो तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के नजरिए से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा एक फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर गठबंधन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की हो जाती है तो आपको आम आदमी पार्टी के कई सारे लोग आने वाले चुनाव में विधानसभा में नजर आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है। लेकिन गठबंधन के साथ साथ यह भी बहुत जरूरी है कि गठबंधन में बातें तो हो जाती है, लेकिन असली जो पेच फंसता है वो है टिकट बंटवारे को लेकर। इस वक्त अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद जी, क्या कुछ अपडेट इस मामले में आपके पास है? पहली बात, और दूसरी बात मेरा सवाल यह है कि ये कितना बड़ा इंपैक्ट यूपी के चुनाव में डालने वाला है? धर्मराज, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति पल पल बदल रही है। आप देखिए एक तरफ वहां पर लोगों को कैबिनेट में लेने की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ आपने पिछले दिनों देखा कि अखिलेश यादव और संजय सिंह की बड़ी अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं अगर हम पॉलिटिकल मायने देखें, और आज अखिलेश यादव दिल्ली में है। सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होने जा रही है, उनकी मुलाकात हो सकती है। अब इसके पीछे राजनीतिक निहितार्थ क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति किस तरफ जा रही है, कैसे चल रही है। आप एक तरफ देखिए कि संजय सिंह की बातचीत AIMIM के साथ चल रही है, पहले से ही आपने ओवैसी को देखा होगा कि कई बार उनके साथ वो मंच शेयर कर चुके हैं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के साथ संजय सिंह की बातचीत चल रही है, वो भी अपने आप में एक बेहद अहम पार्ट है। और ये दोनों के दोनों लोग शिवपाल सिंह यादव से जुड़े हुए हैं। इस बात को भी आपको और हमें समझना चाहिए, क्योंकि राजनीति किस तरफ बढ़ रही है, किस तरफ जा रही है, इसके बारे में हमें गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी का अगर गठबंधन हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो आम आदमी पार्टी ज्यादा फायदे में रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव वहां पे एस्टैब्लिश हैं। आम आदमी पार्टी अभी वहां संघर्ष कर रही है, लड़ रही है और वहां पे जो बड़े मुद्दे हैं उसको उठाने का काम कर रही है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, लगातार आप उनको उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, लगातार वो सीएम पे हमलावर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए, समाजवादी पार्टी को इसका फायदा उत्तराखंड में हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो रहा है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी गठबंधन होगा। मैं ये समझता हूं कि समाजवादी पार्टी से बेहतर स्थिति में है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, तो उसका फायदा उनको वहां पे मिल सकता है। उसके अलावा अखिलेश यादव ने यह बड़ा स्पष्ट किया है कि इस बार उनका जो गठबंधन होगा वो छोटे दलों के साथ होगा। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक इनके साथी के तौर पे संजय सिंह या आम आदमी पार्टी छोटे दलों को साधने का काम कर रही है, जिसमें से 3 दल तो उनके साथ नजर आ रहे हैं आपको। बहुत सारे दलों के साथ बातचीत हो रही है उनकी, और जो जैसे अभी आपने देखा कि जो कई लोग नाराज हैं, मायावती से टूट के गए हैं, वो एक अलग से उसका भी गुट बन रहा है। उसमें रामअचल राजभर के साथ कई दूसरे लोग हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 12 लोगों की संख्या जब हो जाएगी तो उनको एक अलग दल की मान्यता दे दी जाएगी। यानी आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो लोग टूट के जा रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में जुड़ने का काम कर रहे हैं। उससे भी उनको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति के आसपास घूम रही है। और आप देखिए कि हर व्यक्ति अपनी रणनीति को बदलने में लगा हुआ है। कोई रणनीति नई चीज लेके लोगों के सामने, जनता के सामने आना चाहता है। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से संघ ने मंथन करके जो उनके नेता है, जो नाराज थे, उनको खुश करने का काम किया, उनकी सारी शिकायतें सुनी। उसके अलावा अब आप देखिए कि मोहन भागवत ने 1 सप्ताह का पूरा समय जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है, उत्तराखंड को देने का काम किया है। चित्रकूट में बड़ा मंथन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। यानी अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की अगर मुलाकात होती है, और जो कि मुझे लगता है कि
इसी के तहत अखिलेश यादव आज दिल्ली में है, जो कि बेहद अहम होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और उत्तराखंड की राजनीति के लिए। बहुत इसके मायने निकलेंगे। अरविंद जी, इसमें एक सवाल और भी है कि अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो ऐसे में संजय सिंह जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर से भी मिल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिल रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी एक साथ तो बैठते नजर नहीं आ रहे। सवाल इसमें कौन एक साथ बैठता है कौन नहीं बैठता, मुझे अच्छी तरह से याद है जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी के लोगों पे तो बहुत सारे आरोप हैं और मामले दर्ज हैं, कईयों की जांच चल रही है। तो प्रश्न ये है कि राजनीति में कोई भी अछूत नहीं है। राजनीति में कौन क्या कहता है और बाद में वो क्या करता है, ये सारी मायने सिर्फ जीत हार से हैं धर्मराज, जो मैंने अभी तक देखा है और समझा है। हम बातें तो मंच पे बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब हम चुनाव में जाते हैं तो वो सारी बातें भूल जाते हैं। आप देखिए न जाने कितने अपराधी जो है वो विधानसभा और लोकसभा में है। आप देखिए कितनी सारी बातें हम करते हैं, लेकिन प्रश्न यही है कि हम क्या करते हैं, वही मायने रखता है। यहाँ पे जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो ये कह रही है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई खिचड़ी पक रही है, जो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ये तस्वीर भी ये बता रही है। अरविंद जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। वैभव महेश्वरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव महेश्वरी, आप क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होनी है आज अखिलेश यादव से? देखिए, अभी तो इस बारे में कुछ तय नहीं हुआ है और जो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की मुलाकात अखिलेश यादव जी से हुई जी, वो एक कर्टसी मुलाकात थी। उसका जन्मदिन था एक दिन पहले, उस दिन ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो अगले दिन बातचीत में बातों में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। लेकिन हाँ, उसी के गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और किस तरह से इन्होंने जिला पंचायत के इलेक्शन में बदमाशी की गई, प्रशासन ने बहुत सी सीटों को कब्जा करवाने में भाजपा की मदद करी, उनसे जो स्थितियां पैदा हो रही उनके ऊपर चर्चा की गई। लेकिन इससे आगे अभी कोई बात कहना जल्दी होगा। चलिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अरविंद जी का कुछ सवाल आपके लिए है वैभव। अरविंद जी। वैभव, मेरा सवाल आपसे यह है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बना रही है? मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो सरकार के मुद्दे हैं, उनके खिलाफ के जो मुद्दे हैं उसको लगातार उठा रहे हैं, लोगों के बीच में हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो हमने तस्वीर देखी संजय सिंह और अखिलेश यादव की, ये तस्वीर कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है? मैं इस पे आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है बहुत बुरी तरह से कुशासन से पीड़ित है। इस समय कोई भी पार्टी स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, इलाज की बात नहीं कर रहा है और बहुत ज्यादा ये सबसे बड़ी जरूरत है। कोरोना की 2 महामारियों के बाद सबसे बुरा असर पड़ा है तो उत्तर प्रदेश के लोगों पर, क्योंकि पहले से ही ये प्रदेश जो है थोड़ा पिछड़ा प्रदेश। तो भाई इसी कुशासन को लेके आप लोग साथ आ रहे हैं क्या? मेरा सवाल यह है कि इस कुशासन के बाद पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक हो रही, क्या मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपका कोई गठबंधन हो रहा है? क्या आने वाले समय में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात होने जा रही है? क्योंकि ये प्रदेश और देश जानना चाहता है आपसे। मुलाकात करना जो है, इस बात का संकेत जरूर है कि दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी कि कोई गठबंधन किस तरह का होगा, क्या होगा, ये कहना अभी बहुत जल्दीबाजी है। मेन बात यह है कि उनका और हमारा दोनों का कंसर्न ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिले, उत्तर प्रदेश को एक गवर्नेंस मिले और उत्तर प्रदेश को ये जो धार्मिक नफरत का माहौल बना के यहाँ पर राज चलाया जाता है, इस सबसे पहले छुट्टी मिले, तभी जाके पार्टी शिक्षा और रोजगार की बात कर पाएगी। ये लोग यहाँ की बहुत ज्यादा परेशान है। इसके लिए अगर कोई मोर्चा जन्म लेता है, कोई गठबंधन जन्म लेता है तो उसका मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अभी बातचीत बहुत ही इनिशियल दौर में है, अभी कुछ भी कॉन्क्रीट कहना बड़ा मुश्किल है। समय बहुत ज्यादा नहीं है वैभव आपके पास, मैं समझता हूं 6 महीने बहुत ज्यादा समय नहीं होता है और इसमें तो निर्णय बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि अब सारे छोटे दलों को इकट्ठा करके एक मंच पे लेके आना और सारे लोगों में सहमति हो, टिकट का ठीक से बंटवारा हो जाए, ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है। जितनी दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं है। आप जानते हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूं, लेकिन बहुत तेजी से समय करवट लेता है, डिजिटल युग है और दोनों पार्टियां अपने अपने संगठन की मजबूती में अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। आगे चल के एक होंगी या अलग अलग में लड़ेंगे, ये देखना होगा। तो अभी तो कुछ कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। चलिए धर्मराज, मैं समझता हूं कि राजनीति वैभव को समझ में आ रही है और शायद इसीलिए वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। बिल्कुल, सियासत में पत्ते नहीं खोले जाते आखिरी वक्त तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव महेश्वरी, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आज मुलाकात होनी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसको लेकर अधिकृत तौर पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच घटित हो रहा है पर्दे के पीछे। इंतजार करना होगा कि वो सारी चीजें पर्दे के सामने आए। बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। बड़ी बात यही है कि कोरोना के काल में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। पड़ोसी राज्यों से भी इसको लेकर संवाद किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का अपना एक धार्मिक महत्व है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों से भी संवाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ये वो रूट होता है कांवड़ यात्रियों का। बड़ी बात यही है कि ये एक महामारी का दौर है, वैश्विक महामारी के दौर से दुनिया गुजर रही है और उस दौरान में कांवड़ यात्रा का आयोजन करना ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों से भी संवाद स्थापित किया जाएगा। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, क्योंकि महामारी के दौर में कांवड़ यात्रा करवाना ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण है और इसके साथ साथ एक खतरा भी है कि जिस तरीके से महाकुंभ में हमने देखा, हरिद्वार में कुंभ के बाद एक विस्फोट हुआ कोविड का, और अगस्त में कई सारे जानकार कह रहे हैं कि तीसरा वेब भी आ सकता है। इसको देखते हुए क्या कुछ सरकार सोच रही है? देखिए, बड़ी चुनौती है कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश में सकुशल संपन्न कराने तरीके से। उत्तर प्रदेश ने कोरोना की दूसरी लहर को सामना किया है, उसमें तमाम लोगों की जान गई है। सरकार को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि व्यवस्थाओं को संभाल पाना उस समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी 25 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी। उसके अलावा जो हमारे आसपास के जो दूसरे प्रदेश है, चाहे हम बिहार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, इन तीनों प्रदेशों से बड़े पैमाने पर जो कांवड़ यात्री हैं वो उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां भगवान भोले की पूजा की जाती है। कांवड़ यात्रा का मतलब होता है कि जो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जो सावन का महीना है वो भगवान भोले का महीना माना जाता है, उसमें पूरे महीने ये कांवड़ यात्रा चलती है। तो ऐसे में गंगा के किनारे से लोग जो है जल लेते हैं और वो जल को लेकर पैदल ही अपने गंतव्य तक निकलते हैं, यात्रा को पूरा करते हैं। चाहे हम कानपुर से अगर कोई यात्री निकलता है तो कानपुर की गंगा से वो गंगा जल लेता है, उसके बाद वो बाराबंकी जाता है या फिर गोला गोकर्ण नाथ जाता है, वहां पर उस जल को अर्पित करता है। तो बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा चलाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर और लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं। अब जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा को शुरू कराया जाए और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन कराया जाए। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि जब लाखों की संख्या में जो कांवड़ यात्री हैं वो सड़कों पर निकलेंगे तो उनको भी व्यवस्थाएं दी जाएगी, कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। उसके अलावा जो मंदिर परिसर होंगे, चाहे हम बाराबंकी का रामनगर का जो भगवान शिव का मंदिर है वहां की बात करें, गोला गोकर्ण नाथ की बात करें, या फिर जो दूसरे शिव मंदिर है वहां की बात करें, तो यहाँ पर तमाम संख्या में श्रद्धालु पहुंचते तो वहां पर व्यापक पैमाने पर जिला प्रशासन को व्यवस्था करानी पड़ेगी। अगर व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने हरिद्वार में जब कुंभ का आयोजन किया गया उस दौरान देखा गया कि भारी संख्या में तो एक बड़ी चुनौती यूपी सरकार के समक्ष है और इसको लेकर यूपी सरकार तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं उसके साथ संवाद स्थापित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना।